नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम गोता लगा रहे हैं कॉलिन हूवर की रोंगटे खड़े कर देने वाली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वेरिटी की गहराइयों में। हाँ, वैरिटी मतलब ये कोई आम रोमांस कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो रहस्य, जुनून और सच झूठ का एक खतरनाक खेल है। पढ़ने वाले का दिमाग घूम जाता है इसमें। सही कहा। हमें इस किताब का एक सारांश मिला है और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके उन पहलुओं को कुरेदना है जो इसे इतना बेचैन करने वाला अनुभव बनाते हैं। हाँ, मतलब ये देखना कि कैसे एक राइटर की कलम वो सच्चाई को कैसे तोड़ मरोड़ सकती है। और कैसे भरोसे की नींव हिल जाती है जब हर किरदार ही शक के दायरे में आ जाए। तो चलिए वेरिटी की रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है लोवेन एशलेक से। एक राइटर है वो। हाँ, एक स्ट्रगलिंग राइटर जिसकी जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। राइट। तभी उसे एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, एक लाइफ चेंजिंग ऑफर कह सकते हैं। अच्छा, क्या ऑफर? जो बहुत फेमस राइटर है वेरिटी क्रॉफर्ड, उसकी एक सक्सेसफुल बुक सीरीज अधूरी है, उसे पूरा करने का काम मिलता है लोवेन को। ओह, ये तो बड़ा ब्रेक है। लेकिन वेरिटी खुद क्यों नहीं कर रही? वहीं तो पेंच है। वेरिटी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वो बिस्तर पर है। ना हिल सकती है, ना बोल सकती है, एकदम लाचार। आहो, तो लोवेन को उसका काम पूरा करना है। हाँ, और इस काम के लिए लोवेन को वेरिटी के नोट्स वगैरह देखने के लिए उसके घर जाना पड़ता है। वेरिटी के घर? हाँ, जहाँ उसका पति जेरेमी और बेटा क्रू रहते हैं। ओके, माहौल कैसा है वहाँ का? शुरू से ही कुछ अजीब सा लगता है। तनाव है, कुछ रहस्य हैं जो हवा में तैर रहे हैं। समझ सकती हूँ। और बस यहीं से लोवेन एक ऐसे जाल में फंसना शुरू हो जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे वेरिटी के ऑफिस में फाइलों के बीच कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। और वो कुछ क्या है? मुझे अंदाजा है। उसे मिलती है वेरिटी की एक छिपाई हुई आत्मकथा। अधूरी है, पर वेरिटी के अपने हाथों से लिखी हुई। ओहो, कोई रफ ड्राफ्ट नहीं? नहीं, ऐसा लगता है इसे उसके सबसे गहरे, सबसे काले विचारों का एक कच्चा चिट्ठा हो। और यहीं से कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। मतलब ये पांडुलिपि उस वेरिटी की कहानी नहीं है जिसे दुनिया जानती है। वो सफल, प्यारी लेखिका वाली इमेज। हाँ, वो इमेज अब टूट जाती है पूरी तरह से। ये एक ऐसी वेरिटी को सामने लाती है जो परेशान करने वाली है, डरावनी है और शायद खतरनाक भी। खतरनाक किस मायने में? ये सिर्फ एक राज नहीं है, ये वेरिटी की पूरी शख्सियत पर एक भयानक सवालिया निशान लगा देता है। हाँ, खासतौर पर जब वो अपनी जुड़वा बेटियों चेस्टिन और हापर की रहस्यमयी मौतों के बारे में लिखती है। उफ, वो हिस्सा तो। पांडुलिपि में जो डिटेल्स हैं वो इतने विचलित करने वाले हैं कि लोवेन और हम पढ़ने वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो मौतें वाकई में हादसा थीं या वेरिटी का उनमें कोई हाथ था। यहीं पर हूवर एक लेखिका के तौर पर अपनी पकड़ दिखाती है। वो सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं दे रही। नहीं, ये उससे ज्यादा है। हाँ, वो पाठक को सीधे लोवेन की जगह खड़ा कर देती हैं। हम भी लोवेन की तरह उस पांडुलिपि के हर शब्द से जूझते हैं। हाँ, कि क्या ये सच है? क्या कोई ऐसा लिख सकता है? बिल्कुल। क्या ये एक बीमार दिमाग की कोरी कल्पना है या एक खूनी सच्चाई का कबूलनामा? और ये सवाल फिर वेरिटी की अपनी दुर्घटना पर भी शक पैदा करता है। हाँ, फौरन। अगर वो अपनी बेटियों के साथ कुछ भयानक कर सकती है, तो क्या उसकी अपनी हालत भी एक सोचा समझा नाटक हो सकती है? दिमाग घूम जाता है। और इसी उथल पुथल के बीच एक और चीज होती है। क्या? लोवेन और वेरिटी के पति जेरेमी, उनके बीच एक नजदीकी बढ़ने लगती है। ओह, दोनों अपने अपने दुखों से घिरे हैं, शायद एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जाता है। हाँ, लेकिन ये रिश्ता भी तो शुरू से ही उस भयानक राज के साये में है। बिल्कुल। क्या ये वाकई सच्चा लगाव है या सिर्फ हालात की मजबूरी? और लोवेन के लिए ये कितनी बड़ी नैतिक दुविधा बन जाती होगी। सोचो जरा, वो जेरेमी के करीब आ रही है, लेकिन उसके पास जेरेमी की पत्नी का वो सच है जो शायद जेरेमी को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हाँ, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसे बताना चाहिए या नहीं। सवाल ये भी है कि ये राज खुद लोवेन को कैसे बदल रहा है। मतलब? क्या वो अनजाने में या शायद जानबूझकर इस स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? ये हमें प्यार और जुनून के उस स्याह पक्ष के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। कि जरूरत और आकर्षण
कब हेरफेर का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल। और मामला तब और उलझ जाता है जब लोवेन को वैरिटी की हालत पर शक होने लगता है। अच्छा। उसे लगने लगता है कि वैरिटी नाटक कर रही है। हाँ, उसे लगता है कि वैरिटी उतनी लाचार नहीं है जितनी दिखती है। कभी आंखों की हल्की सी हरकत, कभी कोई और छोटा सा इशारा। लेकिन क्या वो वाकई ऐसा देख रही है? ये तो सवाल है। शायद वो उसकी कल्पना भी हो सकती है। वो खुद इतनी उलझी हुई है। और ये शक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहानी के एक और मुख्य विषय को सामने लाता है, देखने और सच मानने का फर्क, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। सही कहा। क्या लोवेन सच देख रही है या वो वही देख रही है जो वो देखना चाहती है? शायद जेरेमी को बचाने की इच्छा में या वैरिटी को दोषी साबित करने की अपनी अंदरूनी इच्छा की वजह से। और हूवर पाठक को भी इसी कंफ्यूजन में डाल देती हैं। हाँ, हम किसके नजरिए पर भरोसा करें? लोवेन पर जो खुद उलझी हुई है, या वैरिटी पर जिसकी कहानी पांडुलिपि में है, या फिर जेरेमी पर जिसका अपना दर्द है और शायद अपने राज भी हों? ये वाकई पाठक को एक्टिव बना देता है। हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम लगातार अंदाजे लगा रहे होते हैं, अपना सच बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी कहने की ताकत, मतलब नैरेटिव की पावर का विषय सामने आता है ना। हाँ, वैरिटी एक लेखिका है, शब्द ही उसका हथियार है। बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो पांडुलिपि वैरिटी का सच्चा कबूलनामा है, हाँ, या एक लेखिका द्वारा अपने अपराध बोध या किसी और मकसद से घड़ी गई एक और कहानी, एक फिक्शन। ओहो, ये भी हो सकता है। शब्द सच बयान कर सकते हैं, लेकिन वो धोखा देने का सबसे शक्तिशाली हथियार भी हो सकते हैं। वेरिटी की पूरी कहानी, उसकी किताबें, उसकी पब्लिक इमेज और ये छिपी हुई पांडुलिपि, सब क्या है? सब कथाएं ही तो हैं। नैरेटिव्स हैं। हाँ, ये तो है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम कहानियों पर कितना भरोसा करते हैं। कैसे भाषा का इस्तेमाल सच को बनाने या बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये बहुत असरदार है, क्योंकि ये हमारी सच को समझने की बुनियादी क्षमता पर ही सवाल उठा देता है। तो हमने देखा कि कैसे पांडुलिपि ने वेरिटी की एक भयानक तस्वीर पेश की, जिसने लोवेन और जेरेमी के रिश्ते को उलझा दिया और वेरिटी की अपनी हालत पर भी सवाल खड़े कर दिए। पाठक जैसे तैसे इस उथल-पुथल से गुजरकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश ही कर रहा होता है कि कहानी का अंत आता है। और जैसा हूवर की इस तरह की डार्क कहानियों में होता है, हाँ, अंत सब कुछ पलट देता है। जब लगता है कि चलो शायद हमने पहेली सुलझा ली है, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो दिमाग शून्य कर देता है। हाँ, कहानी के बिल्कुल अंत में एक पत्र मिलता है। एक और दस्तावेज। हाँ, और कहा जाता है कि ये पत्र भी वेरिटी ने ही लिखा है, लेकिन इसमें घटनाओं का एक बिल्कुल अलग, एकदम चौंकाने वाला नजरिया पेश किया गया है। मतलब? पांडुलिपि से अलग। बिल्कुल अलग। ये पत्र पांडुलिपि में लिखी हर बात को काटता है और वेरिटी को एक पीड़ित के रूप में दिखाता है, ना कि शैतान के। क्या बात कर रहे हो? तो अब क्या? अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और यहीं पर हूवर पाठक को एक स्थायी बेचैनी की स्थिति में छोड़ देती हैं। ये पत्र लोविन की और हमारी भी उन सभी धारणाओं को तोड़ देता है जो हमने पांडुलिपि पढ़कर बनाई थी। हाँ, अब हमारे पास दो बिल्कुल विरोधी कहानियां हैं, पांडुलिपि और पत्र। और दोनों वेरिटी के लिखे हुए बताए जाते हैं। तो अब सच क्या है? कौन सा सच है? क्या पांडुलिपि वेरिटी का असली चेहरा था और पत्र झूठ का पुलिंदा? या फिर पांडुलिपि एक बीमार कल्पना थी और पत्र में सच्चाई है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में ही आधा सच और आधा झूठ हो? कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। कहानी जानबूझकर एक परेशान करने वाली अस्पष्टता, एक एम्बिग्विटी के साथ खत्म होती है। हाँ। ये पाठक पर है कि वो किसे चुने, किस पर विश्वास करें। और शायद ये अस्पष्टता ही कहानी का सबसे यादगार पहलू है। ये सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं, असली वैरायटी कौन थी? ये सिर्फ एक चालाक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से ये कहानी का सार है। ये हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि सच हमेशा सीधा या एक तरफा नहीं होता। वो व्यक्तिपरक हो सकता है, नजरिए पर निर्भर कर सकता है और कहानियों द्वारा गढ़ा जा सकता है। हूवर यहाँ सिर्फ एक रहस्य नहीं छोड़ रही, बल्कि शायद ये कह रही हैं कि कुछ सच्चाइयाँ जानना नामुमकिन होता है। कुल मिलाकर वैरायटी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ते हुए वाकई सांस अटकी रहती है। मनोरंजक है, चौंकाने वाले मोड़ है इसमें, हाँ, पर ये गहराइयों तक परेशान करने वाली भी है। ये पाठक को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह उलझा देती है। सही कहा। और ये निश्चित रूप से कॉलिन हूवर के जाने पहचाने रोमांटिक नॉवेल से बहुत बहुत अलग है। हाँ, जो लोग उन्हें सिर्फ रोमांस राइटर समझते हैं उनके लिए शॉक होगा। बिल्कुल, इसमें रोमांस है, पर दिल से ये एक डार्क मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो डर, जुनून और धोखे की थीम पर बनी है।
ये उन लोगों के लिए है जो कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे और शायद थोड़ा बेचैन भी कर दे। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है आखिर में? हमने देखा कि कैसे एक लिखने का काम लोवेन को सच और झूठ के एक खतरनाक भंवर में खींच लेता है। कैसे वेरिटी की कलम से निकले शब्द ही सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं, जो किरदारों और पाठक दोनों के मन में शक और डर पैदा करते हैं। सही। और कैसे अंत में सच एक पहेली बन के रह जाता है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो वैरायटी हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में कहानियों से घिरे हैं। बिल्कुल। हम दूसरों के बारे में, घटनाओं के बारे में, यहाँ तक कि खुद के बारे में भी कहानियां बनाते और सुनते हैं। ये किताब पूछती है हम किसी कहानी पर कितना भरोसा करते हैं, खासकर जब वो किसी के चरित्र या सच्चाई का फैसला कर रही हो। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। वेरिटी की दो परस्पर विरोधी कथाएं, पांडुलिपि और पत्र, हमें दिखाती हैं कि सच कितना फिसलन भरा हो सकता है, कितना सब्जेक्टिव हो सकता है। तो एक अंतिम विचार क्या छोड़ेंगे हम श्रोताओं के लिए? हाँ, एक अंतिम विचार ये हो सकता है, जब हमारे सामने ऐसी परस्पर विरोधी कथाएं आती हैं जैसे पांडुलिपि और पत्र, तो हम किस आधार पर चुनते हैं कि किस पर विश्वास करें? अच्छा सवाल है। क्या हम सबूतों पर जाते हैं या अपनी गट फीलिंग पर, या शायद उस कहानी पर जो हमें ज्यादा सुविधाजनक लगती है? और क्या ये भी संभव है कि इस पूरी कहानी में लोवेन, जो हमारी मुख्य सूत्रधार है, वो खुद ही अविश्वसनीय हो? मतलब लोवेन का नजरिया भी बायस्ड हो सकता है। बिल्कुल। क्या उसकी अपनी इच्छाएं और डर उसके नजरिए को रंग दे रहे हों? शायद असली पहेली वेरिटी नहीं, बल्कि हमारा अपना सच को देखने का तरीका है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। विचार करते रहिए।